नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी इस बार चुनाव में गारंटियों का दांव चल रहे हैं। आप जानते ही हैं कि कर्नाटक चुनाव में भी राहुल गांधी ने कुछ गारंटियां दी थीं जिनके कारण कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। अब इस बार भी यही रणनीति राहुल गांधी ने अपनाई है। तेलंगाना के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार एक जॉब कैलेंडर जारी करेगी और संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर तेलंगाना राज्य प्रशासनिक सेवा आयोग का फिर से गठन किया जाएगा और एक साल में सरकारी पदों पर 2 लाख भर्तियां की जाएंगी। ये गारंटी है, ये राहुल गांधी की गारंटी। लगातार राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं, तो हर साल 2 लाख सरकारी भर्तियों की गारंटी तेलंगाना में गेम चेंजर हो सकती है। हर साल 2 लाख भर्ती यानी कि सरकारी नौकरी, इसकी गारंटी राहुल गांधी ने खुले तौर पर लिखकर दे दी है। गेम चेंजर हो सकती है ये गारंटी। दरअसल राजधानी हैदराबाद में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही एक 23 बरस की युवती की मौत के बाद राहुल गांधी ने ये गारंटी दी है। बताया जा रहा है कि इस युवती ने अपने हॉस्टल में कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। इसे लेकर के तेलंगाना में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इसके बाद राहुल गांधी ने लिखा है कि ये आत्महत्या नहीं है, बल्कि ये सपनों, उम्मीदों और युवाओं की आकांक्षाओं की मौत है। ये राहुल गांधी लिख रहे हैं। वहीं इस मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लिखा है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, लिखा है कि तेलंगाना में 23 वर्षीय महिला की आत्महत्या से हैरान और नाराज हूं, जो रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा आयोग की परीक्षाओं के बार बार टालने से परेशान थी। तेलंगाना में हजारों युवा अभ्यर्थी निराश हैं क्योंकि बीआरएस सरकार परीक्षाओं का आयोजन कराने में उदासीनता बरत रही है। ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि तेलंगाना में इस बार बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस के कारण कमजोर दिख रही है। राहुल गांधी तो इसे भाजपा रिश्तेदार समिति कहते हैं, यानी बीजेपी की बी टीम बताते हैं राहुल गांधी। और इस समय पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल भी दिख रहा है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याएं खत्म होने की जगह बढ़ रही हैं। कांग्रेस जनता की इस तकलीफ को साझा कर रही है, तो उसे जनता की सहानुभूति मिल रही है। तेलंगाना के अलावा चुनावी राज्य राजस्थान में भी बीजेपी की हालत खराब है, क्योंकि टिकट न मिलने के कारण यहां पर यानी राजस्थान में बहुत से लोग बागी तेवर दिखा रहे हैं। बीजेपी ने ऐसे असंतोष से निपटने और इस मुद्दे के समाधान के लिए राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में एक आंतरिक कमेटी का गठन कर दिया है। ये बात मैं हिंदू अखबार की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं, और हिंदू अखबार के रिपोर्ट, द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी यानी बीजेपी के राज्य प्रभारी अरुण सिंह ने नाराज नेताओं को मनाने के लिए गुरुवार को कुछ नेताओं से मुलाकात की। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी ने टिकट चाहने वालों को यह बताना चाहा है कि अब तक केवल 41 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है और 159 सीटों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। यानी एक तरह से जिन नेताओं में असंतोष है, उन्हें एक दिलासा दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या नाराज नेता इससे शांत होंगे? एक बड़ा सवाल है ये। राजस्थान के पड़ोसी राज्य अब आते हैं मध्य प्रदेश में, एमपी यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता हथिया ली थी, जिसे अब कांग्रेस सूद समेत वापस लेने की कोशिश में है। यानी बीजेपी तो सत्ता से जाएगी ही, साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की घेराबंदी का पुख्ता इंतजाम कांग्रेस ने कर लिया है। शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो आज काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो लाडली बहना योजना के तहत चुपके से खाते में पैसे डालने की बात कर रहे हैं। आइए शिवराज सिंह चौहान के उस वीडियो को देखते हैं, जहां वो चुपके से खाते में लाडली बहना योजना के तहत, और ये वीडियो क्यों वायरल हो रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सुनिए जरा। नहीं सुनो बहनों, पूरी दुनिया सुन ले भैया। भाइयों, तुम नाराज तो नहीं हो? अरे नाराज तो नहीं हो? अब मैंने बढ़ा के 1000 से कर दिया 1250 रुपया। इस बार पता लग गया था कि 10 के पहले आचार संहिता लग रही थी, मैंने 4 को ही डाल दिया। और अगली बार भी चुनाव में वैसे नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि आचार संहिता लगती है ना, कांग्रेसी तो रोते ही रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शिकायत करते रहते हैं। तो चुपचाप डाल दूंगा, चिंता मत करना। और चुपचाप डाल देंगे,
इस पर दिग्विजय सिंह ने इलेक्शन कमीशन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर संज्ञान लिए जाने की मांग की है। उन्होंने एक वीडियो को इसी वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि मामा शिवराज सिंह जी यानी @चौहान शिवराज की चुपके से पैसे डालने की आदत बन गई है। पहले भ्रष्ट विधायकों की जेब में डालकर मुख्यमंत्री बने और अब आम बोल रहे हैं। क्या ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे संज्ञान में लेंगे? ये पूछ रहे हैं दिग्विजय सिंह कि अब तो आम जनता के बीच आप ऐसी बात कह रहे हैं कि चुपके से पैसा डाल देंगे। इस पर चुनाव आयोग दोस्तों क्या एक्शन लेगा ये तो पता नहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है कि कांग्रेस ट्वीट किए जा रहे हैं कि मामा चुपके से पैसा डालेगा। हां, मैं पैसा डालूंगा। ऑनगोइंग स्कीम है, कोई चलती हुई योजना बंद की जा सकती है क्या? अब इसके बाद जो अभी आपने बाइट सुनी, उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेता बिल्कुल कह रहे हैं, और बात तो होनी भी चाहिए, चुनाव का वक्त है, आप क्या कर रहे हैं? आप पैसे डालने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहां शिवराज सिंह चौहान को एक वीडियो बनाकर फिर से साझा करना पड़ा है। उस वीडियो में सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। तोड़ने वाले भाई और बहनों के पांव में जूते चप्पल पहनाना बंद कर दिया, पानी की कुप्पी देना बंद कर दिया, साड़ी देनी बंद कर दी। अब हम दे रहे हैं तो तकलीफ हो रही है कि ये आदिवासियों को क्यों दे रहे हैं, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को क्यों दे रहे हैं। सुन ले मैडम प्रियंका गांधी जी और कमलनाथ जी, हम सम्मान भी देंगे और सामान भी देंगे, क्योंकि हमारे दिल में आदिवासी और गरीब भाई बहन, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों के लिए जगह है। इनने तो अब लाडली बहना योजना भी बंद करने की तैयारी कर दी, ऐसा लग रहा है मुझे। ट्वीट किए जा रहे हैं, मामा चुपके से पैसा डालेगा, हां डालूंगा। ऑन गोइंग स्कीम है, कोई चलती हुई योजना बंद नहीं की जा सकती। लाडली बहना योजना 1,32,00,000 बहनों का भाग्य है, खुशहाली है, जिंदगी है। पैसे डलेंगे, आपको तकलीफ क्यों हो रही? ये बात सही है कि चुनाव में कोई कार्यक्रम करके नहीं डाले जा सकते, लेकिन लाडली बहना के खाते में पैसा डल रहा तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुमने कभी कुछ दिया नहीं, तुमने बहनों से छीना ही छीना। पैसे डलेंगे, लेकिन कांग्रेस की नीयत साफ हो गई है, जैसे जूते चप्पल देना। तो सुन रहे थे आप शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज के इस जवाब में उनकी खीज और झुंझलाहट जो है वो साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि चलती हुई योजना को बंद करना एक बात है और चुपके से पैसे डालने का लालच देना दूसरी बात है। अगर योजना को चालू रखना है तो इसे नियमों के साथ रखना चाहिए, चालू रखिए आप, लेकिन चुपके से पैसे डाल देंगे ये कहने का क्या मतलब है? यानी शिवराज चाहे जो जवाब दें, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें जैसा घेरा है उससे साफ समझ में आता है कि अब कांग्रेस किसी भी मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी शहडोल में थे, जहां राहुल गांधी ने बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान को खूब घेरा था। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को शहडोल में। बीजेपी की लेबोरेटरी में हर रोज महिलाओं का बलात्कार होता है। 12 साल की में रेप होता है। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी का काम। 45 सिलेंडर 11 और जहां भी देखो। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। वीडियो थोड़ा अटक रहा है और ये वहीं से था, उस दिन से ही ये वीडियो अटकता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां राहुल गांधी सीधा हमला कर रहे थे बीजेपी आरएसएस पे, और अगर मध्य प्रदेश में हमला कर रहे हैं तो सीधा मामला शिवराज सिंह चौहान तक भी जाता है। लेकिन दूसरी तरफ तेंदुपत्ता को लेकर के जो अभी शिवराज सिंह चौहान बात कर रहे थे, जरा उसका जिक्र भी हम यहां कर दें। और तेंदुपत्ता को लेकर प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी थी, जरा सुन लेते हैं क्यों यहां तिलमलाए हुए थे शिवराज सिंह चौहान। सुनिए जरा। तेंदुपत्ता चुनने का काम करने वाले भाई बहन
दिन भर काम करते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम तक सूरज के ढलने तक तेंदुपत्ते को चुनते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एक एक पत्ती की गड्डी बनाते हैं, फिर उसे ले जाकर बेचते हैं। महिलाएं पत्ता बेचने जाती हैं और देर रात तक नहीं लौटती, लेकिन इन्हें क्या सही दाम मिल रहा है तेंदुपत्ता का? आप बताइए। तेंदुपत्ता बोनस में भी भ्रष्टाचार किया हुआ है, अभी तक नहीं मिला। किस किस को मिला है बोनस? तो मिलेगा कैसे जब भ्रष्टाचार किया है इसमें? आप सोचिए, हर जगह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपकी महिलाएं जाके तेंदुपत्ता रोज उसका काम करती हैं, उसको चुनने का काम करती हैं, सुबह से शाम तक काम करती हैं, रात को घर आती हैं और बोनस में ये भ्रष्टाचार करते हैं, पैसे ये बनाते हैं। आपको सही दाम नहीं मिलता। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में 4,000 रुपए मिलता है तेंदुपत्ता का दाम। यहाँ को धान का बोनस नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, तो तेंदुपत्ता, बोनस, इन तमाम मसलों को यहां उठा रही थी प्रियंका गांधी, इसलिए वहां तिलमिलाए हुए नजर आ रहे थे मामा जी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान, जो सीएम हैं मध्य प्रदेश के। और कांग्रेस हमेशा उन पे कहती है कि छीनी हुई सरकार के आप मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं और इस बार सूद समेत हम आपसे ये कुर्सी वापस लेंगे। तो दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस के तेवर से खुद को बचा पाएगी बीजेपी? क्या राहुल गांधी की गारंटियां इन चुनावों में गेम चेंजर साबित होंगी? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये चुपके से पैसे देने वाली बात से इतर जरा आगे बढ़ें तो राहुल गांधी आज सीधे पहुंच जाते हैं दिल्ली के बंगाली मार्केट, नाथू स्वीट्स, और वहां लोगों से मिलते हैं, मिठाई खरीदते हैं और लोग जो हैं, ये देख रहे हैं आप, लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाने की भीड़ में, मतलब भीड़ जो है वो जुट जाती है। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, राहुल गांधी की आज की तस्वीर। एक तरफ प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी इस वक्त उधर तमिलनाडु में हैं और इधर चेन्नई में वहाँ महिलाओं की सभा हो रही है, और इधर राहुल गांधी दिल्ली में मिठाई की दुकान में पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और यहीं से राहुल गांधी की जो गारंटियां हैं वो चुनावों में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं क्या, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के तेवर के आगे जो है, क्या कांग्रेस के तेवर से बीजेपी खुद को बचा पाएगी, ये भी समझेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, धनंजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं पहले, और फिर राकेश पाठक जी के पास आऊँगा। मध्य प्रदेश में बहुत कुछ चल रहा है, उनसे जरा समझूं। लेकिन स्वामी जी, ओपनिंग कमेंट आपसे, शुरुआत से लेकर आखिर तक बहुत सारी बातें, उधर तेलंगाना की गारंटी और एक बच्ची की खुदकुशी के बाद राहुल गांधी 2 लाख रोजगार की गारंटी दे रहे हैं और उनकी बातों पर मुहर लगा रहे हैं उनके अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे। ये क्या मायने रखता है तेलंगाना के लिए? और थोड़ा सा कमेंट आपसे मध्य प्रदेश में मामा जी पे भी जरूर लेना चाहता हूं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी बात, और उनको लगता है कि उनके चुनाव जीतने में कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हो सकता है। महिला ये लाडली योजना जो है वो गेम चेंजर हो सकती है, लेकिन और जो उम्मीद है उस पर और विस्तार से बताएंगे डॉक्टर राकेश पाठक जी, लेकिन जो उम्मीद है वहीं टिकी हुई नजर आती है। बार बार महिलाओं के बीच जाते हैं और बोलते हैं क्या मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो ये 2 बातें तेलंगाना से लेकर मध्य प्रदेश तक, आपकी टिप्पणी। देखिए राजीव जी, असली मुद्दा यह है कि जो गारंटी दी जाए क्या उसका अनुपालन होता है, क्या वो गारंटियों को एक प्रकार से उसको पूरा किया जाता है। देखिए, मोदी जी ने भी कुछ गारंटियां दी थी, राहुल गांधी भी कुछ गारंटी दे रहे हैं। अब जनता ने यह देखा कि जो गारंटी मोदी जी ने दी थी 2013-14 में
क्या उन गारंटियों को उन्होंने पूरा किया? जब अगर उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, आज अच्छे दिन की बात वो नहीं करते। क्या अच्छे दिन की जब उन्होंने बात की थी तो अडानी जी की बात की थी या देश की गरीब जनता की बात की थी? जब उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे और वास्तविकता यह है लोगों के रोजगार घट गए। जब उन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, तो क्या महंगाई कम हुई? लोगों ने महसूस किया कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। लोगों ने ये देखा कि हंगर इंडेक्स में हमारा नंबर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपके श्रोता और दर्शक ये बात सुन के विस्मय में आएंगे कि हम पाकिस्तान और नेपाल से भी खराब हालत में हैं हंगर इंडेक्स में। तो एक तरफ जहां देश में पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ रही है, देश में गरीबों की जो आमदनी है वो कम हो रही है, उनका जो सूचकांक है वो खराब हो रहा है, पोषण तत्व उनको नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो गारंटी दे रहे हैं, क्या उसकी पूर्ति हो रही है? जनता इसको भी परखेगी। क्या जो उन्होंने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, जहां जहां उनकी सरकार है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई। राहुल गांधी ने कहा कि सामाजिक समरसता को हम कायम करेंगे। क्या देश की जनता ने कर्नाटका के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये नहीं देखा कि जो सरकार आने के पहले बीजेपी की सरकार थी उस समय सामाजिक समरसता कब कितनी थी, और कांग्रेस की सरकार आने के बाद सामाजिक समरसता कितनी है? धार्मिक विद्वेष क्या पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया है? क्या हिजाब की बात अब वहां पे बिल्कुल नहीं हो रही है? क्या लड़कियों को स्कूल के बाहर तंग नहीं किया जा रहा? तो देखिए, ये प्रश्न है कि जो गारंटी आप दें उसकी विश्वसनीयता को जनता परखती है। लेकिन अगर वहां पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया और उसके बाद 2 लाख रोजगार बच्चों को मिले, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में आपको पता है, पब्लिक सेक्टर में एक तो तनख्वाहें अच्छी होती हैं, लंबी एक नौकरी होती है, और अगर उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिले तो ईमानदारी से काम करने की उनको प्रेरणा मिलती है। लेकिन अगर उनको पेंशन न मिले तो सरकारी कर्मचारियों को क्योंकि बेईमानी करने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है, तो आपने देखा, आप जनता के किसी भी कोने से पूछ लीजिए, किसी भी रिस्पोंडेंट से पूछ लीजिए, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ गया क्योंकि लोगों को जब सरकारी नौकरी में स्थायित्व नहीं है, जब उनको पेंशन नहीं मिलने वाली है, तो अगली पीढ़ियों के लिए पैसा वो बेईमानी से इकट्ठा करना चाहते हैं। तो पेंशन के माध्यम से सरकारी नौकरी में जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनको रोका जा सकता है। एक सूचना आपको राजीव जी और मिली होगी, पंजाब के एक बच्चे को जिसने अग्निवीर योजना के अंदर पहले बैच में ज्वाइन किया था, उसने शहादत दी है। और शहादत देने के बाद जिस प्रकार का हमारे देश के जवानों को एक प्रकार का वो दिया जाता है, तमगा दिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, वो सम्मान उस बच्चे को नहीं मिला। वो 20 साल की उम्र का बच्चा है, पंजाब का रहने वाला है, उसको एम्बुलेंस से सादे तौर पे पंजाब भेज दिया गया, उसके पैतृक गांव में भेज दिया गया, और उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, उसके परिवार को कोई सहायता नहीं मिलेगी। तो जितने भी कार्यक्रम बीजेपी ने, मोदी जी ने स्टार्ट किए, चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे जीएसटी थी, चाहे तालाबंदी थी, चाहे अग्निवीर योजना थी, सबका उद्देश्य मात्र ये था कि अमीरों को फायदा हो और गरीबों को नुकसान हो। राहुल गांधी की गारंटी और मोदी जी की गारंटी का जो भेद है, वास्तविकता में राहुल गांधी गरीबों को और मध्यम वर्ग को धन स्थानांतरित करने की बात कर रहे हैं, अमीरों के जो स्रोत हैं उनको कम करके गरीबों की तरफ उसको ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। और मोदी जी की जो गारंटियां हैं वो वास्तविकता में अन्नदाता के अधिकारों को, नौजवानों के अधिकारों को, सबके अधिकारों को छीनकर पूंजीपतियों को सौंपने का कार्यक्रम है। तो जनता को निर्णय देना, और ये कांग्रेस के तेवर नहीं राजीव जी, ये जनता के तेवर हैं, जिससे आज की तारीख में बीजेपी हिल गई है। मोदी जी परेशान हो गए हैं क्योंकि जनता के तेवर बहुत तीखे हो रहे हैं, जनता जवाब मांग रही है और हर गारंटी पे कह रही है, जो तुमने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, महंगाई कम करने की बात की थी, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की थी, वो तुमने पूरा नहीं किया। तो आगे से तुम कोई गारंटी मत देना। राहुल गांधी जो गारंटी दे रहा है उसको पूरी कर रहा है, इसलिए उसके गारंटी में हम विश्वास करेंगे। ऐसा फीडबैक मुझे जनता से राजीव जी मिल रहा है। जी, राहुल गांधी की गारंटी पे भरोसा ज्यादा कर रही है जनता, ये कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। और करे भी क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि कर्नाटक में राहुल गांधी ने जो गारंटी दी वो गारंटी फुलफिल होते हुए वहां दिखाई दे रही है। और उसके अलावा आप देखें तो इधर राजस्थान है, तेलंगाना की बात तो आज उन्होंने की है, लेकिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, कर्नाटक से लेकर राजस्थान तक, छत्तीसगढ़ तक या हिमाचल प्रदेश तक, इन चारों राज्यों में आप देखें तो कहीं ना कहीं
कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ अपनी गारंटियों पर अमल करते हुए दिखाई दे रही है। आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, जरा आपसे समझूं कि जो मामा जी तिल मिलाए हुए परेशान हुए दिखाई दे रहे हैं, एक जगह कुछ और बोलते हैं, दूसरी जगह सफाई देते हैं, एक बार एक आदिवासी के ऊपर कोई पेशाब करता है, दूसरे दिन वो किसी और आदिवासी को बुलाकर उसका पाँव धोते हैं। ये सब जो चल रहा है, इसके पीछे की क्या कहानी है, ज़रा आपसे समझूं। कितना ज़्यादा यहाँ परेशान हैं शिवराज सिंह चौहान, और जो 2019 में जो कुछ हुआ है, 2018 के 14 महीने बाद 2020 में, जहाँ तक ध्यान आ रहा है 2020 में सरकार गई अप्रैल के महीने में, और उसके बाद देश में लॉकडाउन लगा। तो ज़रा ये बताइए कि क्या ये तिलमिलाहट, उस घबराहट है वो वाली कि पता नहीं सूद समेत कहीं कांग्रेस वापस ले ले, और 150 सीटों की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कह रहे हैं वहाँ तक पहुँच गया तब तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ये है कहानी या कुछ और है, ज़रा आपसे समझूं। राजीव जी, कांग्रेस से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान अपनी ही पार्टी से परेशान है। अपनी पार्टी के, उनकी अपनी पार्टी के जो दोनों बड़े नेता हैं, मुझे ऐसा लगता है शिवराज सिंह चौहान उनसे ज्यादा परेशान हैं बजाय कांग्रेस के। उस विस्तार में जाएं उससे पहले आपने जो अपने इंट्रो में शुरू में चोरी से लाडली बहनों के खाते में पैसे जमा करने की बात शिवराज सिंह ने कही थी, जिसके आपने दोनों वीडियो दिखाए, उसकी थोड़ी गुणदोष के आधार पर मीमांसा कर लें। नंबर 1, कोई भी सरकारी योजना जब लागू हो जाती है तो सरकारी खजाने से, वित्त विभाग को शासन की ओर से विधिवत एक स्थायी आदेश जारी हो जाता है। उसमें चोरी से जमा करने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान चाहे भी तो नहीं कर सकते। जब तक किसी वैधानिक कारण से या निर्वाचन आयोग की किसी आपत्ति से कोई प्रचलन में आ चुकी योजना स्थगित नहीं की जाती या रद्द नहीं की जाती, तब तक उसमें उसके निर्धारित समयानुक्रम में उसका जो भी पीरियोडिकल चिप तय किया गया है कि हर महीने की 7 तारीख को या 10 तारीख को जमा होना है, तो अपने आप सरकारी खजाने से संबंधित व्यक्तियों के खाते में पैसा चला जाएगा। इसमें शिवराज सिंह चौहान चोरी से बहनों के खाते में पैसे जमा करके जो उपकार जाहिर कर रहे हैं, जो कृपा बता रहे हैं कि देखिए वैसे तो नहीं जा सकता था लेकिन मैं कर दूंगा, तो प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत भी वे गलत कह रहे हैं। वे चाहे भी तो नहीं रोक सकते। एक बार शासन से कोई योजना मंजूर हो गई, कैबिनेट में उसकी मंजूरी हो गई, राजपत्र में उसका उल्लेख हो गया, वित्त विभाग को उसका निर्देश चला गया, तो हर महीने वो खाते में संबंधित व्यक्तियों के पैसा पहुंचेगा। जैसे किसी भी राज्य के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को महीने के आखिरी दिन या आगामी महीने के पहले दिन ऑटोमेटिकली उनके खाते में पैसा पहुंचता है एक क्लिक पर। उसके लिए किसी नए निर्देश की, नए आदेश की जरूरत नहीं होती। 2 बातें और इसमें हैं। नंबर 1 कि शिवराज सिंह का यह कहना कि हमको मालूम हो गया था कि 10 तारीख को आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए हमने 4 तारीख को पैसे जमा कर दिए। भाई साहब, आपको मामा श्री, आपको कैसे मालूम पड़ गया था 10 तारीख को आचार संहिता लगने वाली है? ये तो बहुत दिनों बाद हुआ कि बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया ने चुनाव कार्यक्रम पहले घोषित नहीं किया। आपको याद होगा राजीव जी कि अमित मालवीय ने इससे पहले 1-2 अवसरों पर निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 दिन पहले मतदान की तारीखें तक अपने ट्विटर हैंडल पर घोषित कर दी थी। तो हो सकता है इस बार निर्वाचन आयोग ने अमित मालवीय जी के बजाय शिवराज सिंह को पहले बता दिया हो कि ये जो चुनाव की तारीखें हम घोषित करने वाले हैं और फला तारीख को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसलिए आप पैसे उससे पहले जमा कर दीजिए। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आपको मालूम भी पड़ गया था कि 10 तारीख को आचार संहिता लग रही है, तब भी उसमें पहले जमा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने प्रशासनिक प्रक्रिया बताई, वो तो पैसे जमा होने ही हैं। जब तक कि कोई नई सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके इस लाडली बहना योजना को स्थगित न कर दे, तब तक वो पैसा जाएगा। 8,000 करोड़ रुपए प्राथमिक तौर पर इस योजना के लिए मंजूर कर चुकी है मध्य प्रदेश की सरकार। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। कमलनाथ की भी सरकार आ जाए, कांग्रेस की भी सरकार, तो दिसंबर की 4 तारीख को
अगर पैसा ट्रांसफर होना है तो होगा ही, जब तक कि नई सरकार उसको रोकने के लिए बाकायदा वैधानिक प्रक्रिया न अपना ले। तो दोनों बातें, एक तो निर्वाचन आयोग से आपको कोई गुप्त सूचना मिली, यह भी नैतिक आधार पर गलत है। चोरी छुपे आप पैसा जमा करने की बात कह रहे हैं, यह भी अनुचित, आप कोई आसान नहीं कर रहे। एक बात इसमें और होगी राजीव जी, अगला जो चरण है, अगर कोई सरकार या यही सरकार आगामी महीनों में इस धनराशि को बढ़ाने की कोई कोशिश करे, कोई ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि अब ज्यादा पैसे देने हैं, या हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि हो जाए, तो उसका जो अनुपूरक और बजट होगा अलग से पुनर्विनिवेश जो होना है, निवेश, उसके लिए बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए फिर सरकार को वही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी, और इसमें वो बढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि राजीव जी जो उसकी निर्धारित समय सीमा थी आवेदनों की, वो निकल चुकी है। सरकार गुण दोष के आधार पर परीक्षण करके सुपात्र बहनों की संख्या निर्धारित कर चुकी है 1,32,00,000। तो अब शिवराज सिंह चौहान चाहे भी तो इससे अधिक महिलाओं को, 21 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं, एक भी संख्या और नहीं बढ़ा सकते वे। अब आते हैं ये सब क्यों कह रहे हैं, ऐसा सब वे कर क्यों रहे हैं। इसके राजनीतिक कारण है, जो मैंने शुरू में कहा, वे मोदी शाह की जोड़ी से व्यथित और परेशान है। 4 सूचियों तक उनको अपने नाम का इंतजार करना पड़ा, उनका नाम नहीं ले रहे मोदी शाह, उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। बजाय इसके उनके बरक्स 10 प्रत्याशी और मुख्यमंत्री के खड़े कर दिए, जिनमें से कोई भी व्यक्ति दूसरे के मातहत मंत्री रहना मंजूर नहीं करेगा। तो शिवराज सिंह की रातों की नींद इस बात से उड़ी हुई है कि वे 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का सपना जो नींद में देख रहे थे, उस नींद में से उन्हें बार बार जागना पड़ रहा है। इसलिए उन्हें सूझ नहीं रहा कि अब वे क्या करें। तो वे कुछ भी ऐसा कह रहे हैं जो कि अनर्गल कहने की परिभाषा में शामिल है। हम नहीं जानते वे जीतेंगे या हारेंगे, हमें नहीं मालूम वे बहुमत के साथ 5वीं बार सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, और अगर बहुमत होगा तो क्या मोदी शाह उन्हें मुख्यमंत्री बनने देंगे। इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में जमीन खिसक रही है, खिसकती जा रही है। इसकी वजह से वे कुछ भी किए जा रहे हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान को, जो आखिरी सेंटेंस आपका, यह बहुत महत्वपूर्ण है। शिवराज सिंह चौहान को यह दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में उनकी ज़मीन, बीजेपी की ज़मीन खिसक रही है, खिसकती जा रही है, और यही सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी परेशानी शिवराज सिंह चौहान के सामने है। रातों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन जिस समय चुनाव की घोषणा हो रही थी, उस समय शिवराज सिंह चौहान गंगा के तट पर क्या कर रहे थे, आखिर उस कागज़ में लिख क्या रहे थे, कॉपी में, नोटबुक में, ये भी एक बड़ा सवाल है। और डॉक्टर राकेश पाठक जी, अगर इसका जवाब मिल जाए तो ज़रूर बताइएगा। आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, आपसे ज़रा समझूं। प्रोफेसर रविकांत जी, शिवराज सिंह चौहान गारंटियों से परेशान हैं, और इधर भाई बहन दोनों मिलकर गारंटी पे गारंटी दिए जा रहे हैं। तेंदुपत्ता की गारंटी, महिलाओं की गारंटी, बच्चों के पठन पाठन की गारंटी, फिर आज नौकरी की गारंटी, ये तमाम गारंटियों के बीच, और यहाँ इन गारंटियों पर कितना अमल कोई करे, जनता कैसे अमल करे और कैसे भरोसा करे, अमल तो चलिए, भरोसा कैसे करे, और ये ज़रा आपके ज़रिए समझूं। और तेलंगाना से लेकर यहाँ राजस्थान तक कांग्रेस की जो बातें आ रही, दिखाई दे रही हैं, गारंटियों की बातें खासकर ये करना चाहता हूँ आपसे, उससे क्यों यहाँ पर परेशानी में बीजेपी दिखाई दे रही है, क्या कुछ आप देखते हैं? देखिए राजीव जी, पिछले 1 दशक में गारंटी का एक जो हिंदी अनुवाद हुआ था, उस पे मिट्टी डाल दी है राहुल गांधी ने। तब गारंटी का मतलब था जुमला, अच्छे दिन के वादे, 2 करोड़ रोजगार, 22 में किसानों की आमदनी दोगुनी, वो काला धन वापस आ रहा था, सबके जेब में 15-15 लाख आ रहा था। और बहुत सारे लोगों ने तो उस समय खाते वाते खुलवाए थे, वो अपनी जेबें लंबी सिलवा ली थी कि कुछ इसमें डाल करके जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, अमित शाह ने कुछ दिनों के बाद कह दिया कि वो तो जुमला था। अब जब आपको जुमला ही मारना है तो मोदी जी इधर वो अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं। तो लोगों को पता है
कि आपके जुमले पर वो जो व्यक्ति है, वो जो कांग्रेस पार्टी है, वो जितनी बात कहती है नपी तुली कहती है, उसमें जुमला नहीं होता है, झूठ नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हम इतना महिलाओं को पेंशन देंगे, तो अब ये बोली नहीं लगाई जा रही। अभी मतलब बाजार होते थे, शेयर बाजार में होता ना, मोदी जी का बिहार को वो भाषण आपको याद होगा, कितना दूं, इतने करोड़ दूं, अच्छा इतने करोड़ दूं, फिर इतना करोड़ दूं, और वो बिहार को कितना मिला किसी को नहीं पता। नीतीश कुमार को भी नहीं पता होगा कि कितना मिला। इधर हमने देखा कि जैसे वो मॉडलिंग में तमाम वो नायिकाएं थरकती हुई जाती हैं, वैसे ही मामा जी जाते हैं, लाडली बहनाओं को इतना दे रहा हूं, अब मैं 500 और बढ़ा रहा हूं। क्या तमाशा करके रखा हुआ है भाई? ये चुनाव है कि राजनीति है, या आप नौटंकी कर रहे हैं? इससे तो अच्छा था कि लोग हम लोग देखते थे गांवों में नौटंकी, वो जोकर आता था, कभी वो पैसा मांगने वाला आता था, वो इस तरह से करते थे कि 2 और आप ठुमका लगा रहे हैं, 10 रुपया और दिखा रहे हैं। ये आपने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि करवट बदल रही है सियासत, और लोगों का जो मानस है वो अब इस बात को समझने लगा है कि ये जो आए थे, इन्होंने इस देश पर बड़ा उपकार कर दिया है, अब प्राणायाम करने का वक्त आ गया है। अब मुक्ति दे दो सरकार, बहुत हो गया। तब आपने कहीं का नहीं छोड़ा, आपने भुखमरी में कहां पहुंचा दिया? 125 में से 111वें स्थान पर। यहां बच्चों जो कुपोषण के हालात है दुनिया में नंबर 1 पर, बच्चों के मामले में 18.7%। एनीमिया की शिकार महिलाएं, 58% एनीमिया है महिलाओं को। मतलब ये 15 से 24 साल की महिलाओं को मैं बता रहा हूं। और मुझे तो याद आता है जब मोदी जी सीएम थे गुजरात के, और उस समय भारत का भी वो डेवलपमेंट इंडेक्स आता था। इधर पाठक जी आपको याद है कब से नहीं आया? मैंने तो नहीं सुना इधर कि कुछ आ रहा है। कोई आंकड़े भारत सरकार देती है, वो झुंझुना पकड़ाती है, वो बजाते रहिए, चाहे जनता हो चाहे वो कोई और हो। और मीडिया वालों को तो खैर, उन्हें तो केवल हुक्म बजाना है कि जो सरकार कह दें। सरकार अगर हंस दे तो फिर वो सारा इंद्र से लेकर के यहां तक चले आएंगे, बरसात हो रही है फूलों की। तो खैर, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि उस समय जो ह्यूमन इंडेक्स होता था, गुजरात में महिलाओं के कुपोषण में वो शायद नंबर 1 पर थे। तो जो मोदी ने भाषण दिया था, जरा मैं उस पर आपका तवज्जो चाहता हूं। मोदी जी ने कहा था कि गुजरात की लड़कियां कमसिन दिखने के लिए दूध नहीं पीती। ऐसे आदमी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, शर्म आती है? जो लड़कियों पर, और यही वजह है कि उसको क्या फर्क पड़ता कि हाथरस में बलात्कार हो रहा है और उसकी मौत हो रही है? उसको क्या फर्क पड़ता है कि मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा करके उनका तमाशा बनाया जा रहा है और सामूहिक रेप हो रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए। वो लड़कियां कमसिन दिखने के लिए सब कर रही हैं। तो खैर, जो मसला है राहुल गांधी का, आपने जो पूछा था, राहुल गांधी, अभी वो आपने जयपुर की लड़कियों की कॉलेज का दृश्य दिखाया था कुछ दिनों पहले जी, जो संवाद दिखाया था, जो उम्मीद है, जो कल का सूरज उगना है, लोग जान रहे हैं कि वो किधर से आएगा और क्या सौगात देने वाला है। वो उन उम्मीदों की जो कोपले हैं वो अब उधर से खिलने वाली हैं। इन्होंने तो उसमें जो मट्ठा डाला है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी तेलंगाना का वो है, और इधर बहुत सारे जगहों पर, इलाहाबाद में पिछले समय कई बच्चों ने आत्महत्या की, नौकरी नहीं है, किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, और आदिवासियों के मुंह पर पेशाब की जा रही। ये है वो राहुल गांधी ने जो कहा था ना मध्य प्रदेश के शहडोल में कि साहब ये इनकी प्रयोगशाला है कि जिसमें पेशाब है, भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं, और मरे हुए लोगों का इलाज करना है। जिस देश में इस तरह की सरकार हो, उस देश का जो जिम्मेदार तबका है, जो नागरिक समाज है, सच बात यह है कि उस सलाम से उसे घिन आने लगती है ऐसी सरकारों से। और ऐसे में जो राहुल गांधी का इस तरह से आना, और मैं आना इसलिए कह रहा हूं कि
सारा जो मिट्टी डाली गई थी ना उस हीरे पर, वो हीरे की चमक को आप कब तक दबाएंगे? राहुल गांधी का आना लोगों के लिए एक सुगंधी की तरह है, उम्मीदों की तरह। और इसीलिए अब लोग कम से कम ये सोच रहे हैं कि वक्त बदलेगा, ये सियासत करवट लेगी और फिर उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो गारंटी, असल में जो गारंटी है ये वो नहीं, सिर्फ जुमला नहीं, वो भी होगा, महिलाओं की सुरक्षा भी होगी और जो सपने देख रहे हैं वो नौजवान, वो सपने भी पूरे होंगे, लोगों का सम्मान भी होगा। इसलिए वो गए थे विश्वकर्मा भाइयों के बीच में। और जो बात मैं बराबर कहता रहा हूं कि ये जो अति पिछड़ा है, ये जो दलित है, जिसने झौवा भर वोट दिया था मोदी जी को, और वो कह रहा है उत्तर प्रदेश में आज ही वो प्रयागराज से एक दृश्य आया है, एक मुसहर परिवार की महिला जिसे इलाज नहीं मिला, वो मर गई, उसका पति और उसका पिता एक बांस पर लाद करके उसको ले जा रहा था। अरे साहब, नाम बदलने से कोई शहर मेट्रो नहीं होता कि आपने इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया। लोग मर रहे हैं, उनको दवा नहीं मिल रही है, और आप कह रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में पता नहीं क्या हो गया है। ये आजकल उत्तर प्रदेश मॉडल बना हुआ है, ये काहे का यही है ना। और इसीलिए लोग छोड़ करके भागने लगे हैं। कल का अमेठी का वो दृश्य आपने देखा होगा कि जहां 25,000 कुर्सियां लगाई गई थी, लंच के पैकेट भी थे, लेकिन 5,000 लोग नहीं पहुंचे। राजीव जी, योगी जी बोल रहे थे और लोग इधर सड़क की तरफ जा रहे थे, तो 1,000-2,000 बच्चे होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वक्त बदल रहा है, सूरज अब सच में पूरब से निकलेगा। ये जो पश्चिम की मुंह तरफ देख करके सारा कुछ खेल करते ना, इजराइल की तरफ, अमेरिका की तरफ और चाइना के सामने जो दंडवत होते हैं, जो कभी लाल लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, उनका हो गया है, कल्याण हो चुका है। मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता, और इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग अब वो हाथ जोड़ते हैं कि प्रभु बहुत हुआ, अब तो बख्श दो हमको। यही हालात है राजीव जी। जी, अब तो बख्श दो। राहुल गांधी की गारंटी इस पर कितना भारी है, प्रशांत टंडन जी? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी की जो गारंटी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, कुल मिला के ये बात ये है कि एजेंडा कांग्रेस सेट कर रही है। और इसमें शिवराज सिंह चौहान या वो हेलीकॉप्टर की ख्वाहिश रखने वाले, वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे, कैलाश विजयवर्गीय। तो बीजेपी का एकमात्र जो एक प्रचार का मध्य प्रदेश में जो एकमात्र मुद्दा बीजेपी के पास है वो हिंदू मुसलमान है, और वही वो मोदी साहब करके गए। और जब दोबारा आएंगे हिमालय पर्वत से तो फिर वो वही करेंगे। लेकिन मुद्दों की राजनीति, देखिए इस मामले में कांग्रेस को, विपक्षी दलों को ये श्रेय देना चाहिए कि चुनाव को गंभीर मुद्दों के बीच में ले आए। लोकतंत्र, यही लोकतंत्र है कि जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे रोजगार के मुद्दे हो, चाहे वो उस बच्ची ने सुसाइड किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाली बच्ची ने, और उसको उतनी संवेदनशीलता राजनीतिक पार्टी में हो कि वो स्कीम लॉन्च कर दे कि सरकारी नौकरियां बढ़ाई जाएंगी, 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। ये कुल मिला के देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का या राजस्थान का और तेलंगाना का, और आप याद कीजिए कि यही कर्नाटका में था कि कर्नाटका में कांग्रेस अपने विकास वाले मुद्दे पर अड़ी रही जी। वो डेविएट नहीं हुई, वो हिंदू मुसलमान में नहीं गई, और बीजेपी हिंदू मुसलमान ही करती रही, मोदी साहब हिंदू मुसलमान करते रहे। नतीजा क्या हुआ हम जानते हैं। यही अब यहाँ पे हो रहा है, और ये उत्तर भारत में अगर ये कामयाब हो जाता है, जो कि लग रहा है कि कामयाब होगा जी, तो ये 2024 के लिए एक नई राजनीति का उदय होगा भारत में। और इसकी वजह से जो नफरत की राजनीति है
वो डिफीट होगी। एक बात। दूसरी बात कि देखिए, मोदी साहब थोड़ा सा अब अडानी पे नए आरोप लग गए। वो इंग्लैंड के अखबार ने फिर लिख दिया अडानी के बारे में। जी तो नफरत की राजनीति का स्थिति ये है कि वो लुलु मॉल में जो है वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता पे मुकदमा हो गया, क्योंकि वो अभी मैच चल रहा है भारत पाकिस्तान का, उन्होंने एक फर्जी फोटो जो है वो ट्वीट कर दिया और उसके आधार पर एक महिला वहां पे कर्मचारी उस मॉल की, उसको इस्तीफा देना पड़ा और वो गलत साबित हुए और बाद में उसी मॉल ने उनको वापस बुलाया। तो ये नफरत की राजनीति किस तरीके जो है वो बढ़ रही है, जगह जगह जा रही है, ये बीजेपी के लिए मुश्किल की बात होगी कि नफरत की राजनीति को लोग अब पहचान रहे हैं और उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और ये एक बड़ा मील का पत्थर होगा भारत की राजनीति में। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा भारत की राजनीति में। भारत की राजनीति में जो कुछ चल रहा है उसकी शुरुआत कहें या राहुल गांधी में जो कॉन्फिडेंस है उसमें एक बात, महाराष्ट्र में जो आखिरी मीटिंग हुई इंडिया की, और उस मीटिंग में भी और उससे पहले बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई जहां पर ममता बनर्जी ने कहा था और फेवरेट राहुल गांधी, और उसके बाद आप देखिए मुंबई की मीटिंग में भी, और उससे पहले एक जीत उनकी झोली में ऑलरेडी आ चुकी थी और वो था कर्नाटक राज्य का विधानसभा चुनाव जीतना। तो वहाँ से लेकर के और अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं और आज एक योजना की घोषणा करना कि किसी छात्रा को अगर खुदकुशी करनी पड़ी तो अब वो ना करना पड़े, ये बहुत बड़ी बात होती है। धनंजय कुमार जी, ज़रा आपसे भी समझूं और फिर धनंजय जी के बाद तुरंत आऊँगा डॉक्टर राकेश पाठक जी, एक बार आपके पास फिर से। धनंजय जी, ज़रा आपसे समझूं कि ये जो कांग्रेस कर रही है इसका कितना असर, कितनी गूंज इसकी सुनाई दे रही है। और चूँकि आप मुंबई में हैं इसलिए मैं मुंबई की बात भी कर रहा था। मुंबई से लेकर, और ये भी अब सुनने में आ रहा है कि एक अगली चौथी बैठक रैली के साथ वो नागपुर में करने जा रहा है इंडिया गठबंधन, ये भी सुनने में आ रहा है। नागपुर में नवंबर के पहले सप्ताह में शायद एक बड़ी रैली होने जा रही है, ये भी सुनने में आ रहा है। तो राहुल गांधी एक सर्वमान्य नेता की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी अपनी योजनाओं को धीरे धीरे गारंटी के रूप में, कि कल हम क्या करने जा रहे हैं वो आज गारंटी के रूप में दे रहे हैं। ये जो स्ट्रेटेजी है वो ज़रा समझाइए, आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ कि यहाँ से 5 राज्य क्या आपको दिखाई देता है बिल्कुल पैक हो चुका है, कांग्रेस के खाते में आता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, 5 राज्य में जो 2 राज्य हैं, एक तेलंगाना और दूसरा जो है मिजोरम, यहाँ तो बीजेपी है नहीं, तो 2 राज्य तो निकाल दीजिए, ये तो कांग्रेस के ही पास है। तेलंगाना में जिस तरह से भारत रिश्तेदार पार्टी बोला है राहुल गांधी ने, और जिस तरह से आज हंगामा हुआ है, वो जो लड़की ने आत्महत्या की है नौकरी को लेकर के, तेलंगाना में बहुत ही ज़्यादा निराशा है लोगों में, क्योंकि तेलंगाना में जो पार्टी थी टीआरएस, वो रीजनल पार्टी, और तेलंगाना के लिए उसने लड़ाई भी लड़ी, लेकिन जो वादे किए थे वो वादे निभाए नहीं। और तेलंगाना की जनता ये भी देख रही है कि जो स्थिति बनी है राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 10 वर्षों में, वो देश का क्या हाल है, उसमें तेलंगाना भी पीड़ित है। जो महंगाई है, जो दूसरी चीज़ें हैं, जो गारंटियाँ मोदी जी देते हैं और फिर वो नहीं करते हैं, उसका प्रभाव वहाँ भी है। और कविता के खिलाफ जिस तरह से ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह किया और फिर वो शांत हो गया मैटर, भ्रष्टाचार का मुद्दा जिससे रहा ही नहीं, वो तेलंगाना की जनता भी देख रही है। और इसलिए वहाँ कांग्रेस इस बार मजबूत दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वो लग रहा है कि विधानसभा में भी और दिल्ली में भी दोनों जगह मजबूती की ज़रूरत है जी। अब बाकी 3 प्रदेशों की आप बात करें तो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, तो छत्तीसगढ़ की बात तो बेहतर बताएंगे दीपक भाई, और मध्य प्रदेश की बता ही रहे हैं राकेश भाई बिराएंगे। राजस्थान की मैं थोड़ी सी बता दूं कि राजस्थान में आसान नहीं है मोदी जी के लिए।
और मोदी जी के लिए आसान इसलिए नहीं है, तो एक तो ये है कि उन्होंने काम क्या किया है वो जनता पूछेगी, तो काम शून्य है। हिंदू मुसलमान का काम किया है, और हिंदू मुसलमान राजस्थान में उस तरह से नहीं है जिस तरह से गुजरात या उत्तर प्रदेश में दिखलाई देता है। फिर राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत ने काम किया है और जो गारंटियां उतारी हैं जमीन पर, गारंटी सिर्फ दी नहीं है, जमीन पे उतार दी। उनमें से कुछ गारंटियों का मैं जिक्र कर दूं कि राइट टू हेल्थ एक बहुत बड़ी गारंटी है। स्वास्थ्य हमारे जरूरत है, और स्वास्थ्य में हम मध्य वर्ग के लोग, गरीब लोग बहुत पीड़ित होते हैं, और जब हमारी सेहत बिगड़ती है तो हम कुछ गिरवी रखते हैं, कुछ बेचते हैं या कर्ज लेते हैं। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम जो है मेडिक्लेम नहीं करवा पाते हैं। अब समझिए, मैंने ही अपने मेडिक्लेम के लिए पूछा था पिछले साल, तो मुझे बोला 55,000 रुपया पर मंथ पर ईयर देना पड़ेगा। अब 55,000 रुपया हर साल देने के लिए कहाँ से लाएंगे पैसा? तो वैसे भी अगर 25 लाख की गारंटी की राजस्थान गवर्नमेंट देती है कि आप किसी भी अस्पताल में इलाज कराइए, 25 लाख तक का इलाज राजस्थान सरकार बेयर करेगी, तो बहुत बड़ी बात है ये। फिर 500 रुपए की जो गैस सिलेंडर उन्होंने 500 रुपए में दिया, वो भी बड़ी बात है। खासकर उज्ज्वला योजना के तहत जिन महिलाओं को मिला था उनकी गारंटी थी। फिर जो इंदिरा भोजन वहाँ मिलता है, वहाँ जो भोजन मिलता है सस्ते में 8 रुपए में शायद मिलता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, और वहाँ के लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इसको। फिर जिस तरह से आप याद कीजिए, जयपुर में भी बहुत तमाशा किया बीजेपी के लोगों ने, और उनके साथ के जो संघ है और जो आनुषंगिक संगठन है वो दंगा करने की कोशिश की। वहाँ जुलूस निकाले कि मुसलमान को तो आपने दिए 51 लाख रुपए, लेकिन जो हिंदू टेलर था उसको आपने 5 लाख रुपए दिए, जो कि पूरा झूठ था। और हालांकि मैं इसमें समझ रहा था कि जो ये सरकार है, राजस्थान सरकार, उन पे कार्रवाई करेगी कि तुम झूठ कैसे फैला रहे हो और दंगे वाली स्थिति क्यों बना रहे हो। क्योंकि जो टेलर की जिसने हत्या की थी, जिस टेलर की हत्या हुई थी, उसको भी 51 लाख रुपए दिए गए थे, बल्कि उसको तो परमानेंट नौकरी दी गई उसके परिवार के व्यक्ति को। इसको इकबाल जो लड़का जो 17 साल का लड़का जिसकी हत्या हुई रोड रेज में, उसके परिवार को तो कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी थी। तो एक प्रयास किया गया राजस्थान में कि कानून की व्यवस्था लागू हो, उसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है वहाँ पे। फिर कुल मिलाकर के जो राहुल गांधी की जो तस्वीर बन रही है राष्ट्रीय स्तर पर, अभी आज ही मुझसे सुबह एक कार्यक्रम में पूछ रहे थे हमारे एक साथी कि क्या मोदी जी मिजोरम जाएंगे। मैंने कहा नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? तो मिजोरम और मणिपुर जो है अगल बगल का स्टेट है, और जब मिजोरम जाएंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा कि मणिपुर क्यों नहीं आए, और मणिपुर जा नहीं सकते। मणिपुर जाएंगे तो सवाल उठेगा कि महिलाओं के लिए आपने क्या किया। तो ढेर सारे सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी जी के सामने हैं, और नरेंद्र मोदी अब जुमला से नहीं बच सकते, क्योंकि जुमलों का खेल खत्म हो गया। बहुत हुई जुमलों की सरकार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार, ये देखिएगा नारा उभर करके आएगा। और राहुल गांधी में एक खास बात है जो मैं महसूस करता हूँ। कोई कह सकते हैं कि आप राहुल गांधी की व्यक्तिगत तौर पे तारीफ कर रहे हैं, आप पत्रकार होकर के तारीफ कर रहे हैं। पत्रकार होने का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नहीं भी करना है। चाहिए धनंजय जी, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो तारीफ करनी चाहिए। पत्रकार हैं तो क्या सिर्फ विश्लेषण करें और तारीफ भी करें, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, तारीफ की बात मैं विश्लेषण की बात करता हूं, लेकिन लोगों को लगता है तारीफ है। राहुल गांधी की मैं इसलिए तारीफ करता हूं कि राहुल गांधी एक तो देश को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उन गरीबों के पास जा रहे हैं, उन लोगों को, तमाम लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी पीड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं, और केवल समझ नहीं रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते चले जा रहे हैं। जैसे वो आप ट्रक ड्राइवर को याद कीजिए, और फिर जो है किस तरह से उसके बैठने की व्यवस्था चेंज की गई। नितिन गडकरी ने उस बात की तारीफ की। फिर बात कीजिए कि वो जो है स्विगी और जो है और जो लोग हैं जो भोजन पहुंचाते हैं घरों में, उनके लिए किस तरह से राजस्थान सरकार ने ध्यान दिया। उसके अलावा जो किसान महिलाएं हैं उनके लिए किस तरह से ध्यान दिया गया। तो तमाम चीज़ों पे जब राहुल गांधी जब बोलते हैं, राहुल गांधी जब आते हैं, तो वो इम्प्लीमेंट करते चलते हैं। वो चाहे किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, तमाम जगहों पे राहुल गांधी जो है वो ईमानदारी से खड़े दिखाई पड़ते हैं। और मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि आप अगर नरेंद्र मोदी, इस देश में ऐसी व्यवस्था बल्कि होनी चाहिए, जो अमेरिका में प्रशांत भाई उस पर ज़्यादा बेहतर बताएंगे, मुझे जानकारी थोड़ी कम है, मैंने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने सुना है
कि वहां पे दो पार्टी के जो लोग हैं उनके मुख्य नेता के बीच बहस होती है। इस देश में भी ऐसी प्रथा शुरू की जानी चाहिए और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से ही शुरू की जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी एक तरफ, राहुल गांधी एक तरफ, और दोनों का एक जो है, दोनों आए और कहीं बैठ करके सारे नेशनल टीवी लगाए जाएं और सवाल जवाब किए जाएं लोगों से, और उसका जवाब दे राहुल गांधी, उसका जवाब दे नरेंद्र मोदी। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने जो एक, वो कहीं भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए क्या राजनीति का क्या स्तर कर दिया है, बिहार में देखिए क्या स्तर कर दिया। बिहार की पूरी राजनीति बीजेपी की जो है वो आकर के टिक गई है। नीतीश कुमार को कितनी गाली देते हैं आप, यही बीजेपी की राजनीति है बिहार। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या राजनीति है कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम निर्देशों के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष जो है फैसला नहीं कर पा रहे हैं विधायकों की अयोग्यता को लेकर। पहले शिवसेना के जो टूटे हुए विधायक थे शिंदे गुट के, उनके अब तक नहीं फैसला हो पाया है। फिर एनसीपी के विधायक आ गए, उन पर फैसला नहीं हो पाया है। ये फैसला क्यों नहीं हो रहा, इसको समझिए। फैसला इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि नियमतः ये फंसे हुए हैं और इनको लग रहा है कि हम अनैतिक हैं, हम कानूनी तौर पे गलत। अनैतिक तो हर जगह है। ये बोलते हैं कि भ्रष्टाचार को जेल भेजने की गारंटी है, वो मंत्री बना देते हैं। तो ये फंसे हुए हैं हर तरफ से। और मुझे लगता है जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव 5 प्रदेशों के, ये मोदी जी के भाग्य का फैसला कर देंगे। मोदी जी के भाग्य का फैसला ये 5 राज्यों के चुनाव से होने जा रहा है और उसके बाद 2024 के लिए मैदान जो है वो खाली दिखाई देगा। लेकिन किसके लिए? कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए या बीजेपी के लिए? एक बड़ा सवाल है। आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास और आपसे ज़रा समझना चाहता हूं कि मोदी जी मैदान में चुनाव की घोषणा से पहले तो खूब थे, लेकिन चुनाव के बाद उनका फोकस इजराइल पे ज़्यादा हो गया और चुनावी मैदान में कम दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं और कहा पहले ये जा रहा था कि राहुल गांधी जैसे ही कूदेंगे वैसे ही पूरा का पूरा चुनाव मोदी बनाम राहुल हो जाएगा। क्या लगता है आपको? 5 राज्यों को देखें और 5 में से खासकर 4 इधर वाले जो हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं इनको देखा जाए। मध्य प्रदेश में आप बैठे हुए हैं, इंदौर में आप हैं, उस हिसाब से भी ज़रा आपसे समझूं कि क्या ये चुनाव उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मोदी बनाम राहुल, या कुछ और है? राहुल ने अपनी लकीर अलग खींच ली है और यहाँ मोदी राहुल का मामला दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कुछ आप देख रहे हैं? राजीव जी, सबसे पहली बात तो यह है कि 2024 में मैदान खाली नहीं दिखाई देगा। भारत की राजनीति में खाली मैदान कभी नहीं रहा, चाहे इंदिरा गांधी का समय रहा हो, राजीव गांधी का समय रहा हो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोकप्रिय राजनेता का समय रहा हो, या नरेंद्र मोदी का समय। राजनीति का मजा ही तब है जब बराबर से मुकाबला हो और 2 बड़े कद्दावर पहलवान इस मैदान में दांव पेच आजमा रहे हों। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रादुर्भाव के बाद, उनके अवतरण के बाद भारत में कुछ ऐसा माहौल बना दिया गया था कि वे विकल्पहीन हैं, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। फिर जब राहुल गांधी बढ़ना शुरू हुए तो उनकी छवि की हत्या के लिए हजारों करोड़ रुपए एक विशेष विचारधारा समूह ने खर्च किए। पूरी दुनिया उसका नाम जानती है। इसमें भी वे कामयाब नहीं हुए और राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नए स्वरूप में सामने आए। तब भी बहुत सारे प्रेक्षकों ने, बहुत सारे चतुर सुजान लोगों ने यह कहा कि बीजेपी तो चाहती है ये कि राहुल बनाम मोदी हो जाए और एक तरह से पूरे देश को अध्यक्षीय प्रणाली में, सीधे अध्यक्षीय प्रणाली का चुनाव नहीं होगा, लेकिन 2 नायकों के बीच में चुनने के लिए देश को ले जाया जाए। बीजेपी ऐसा चाहती है और उसमें यह तिलिस्म बांधा गया कि जब राहुल वर्सेस मोदी होगा तो राहुल मोदी के सामने कहीं नहीं टिकेंगे। मैंने तब भी हर बहस में कहा था कि अब ये बीजेपी के बस का, आरएसएस के बस का, कि किसी भी तंत्र के बस का काम नहीं बचा है कि वो राहुल गांधी को नेता बना रही है 1-to-1 के लिए, 1-on-1 के लिए। राहुल गांधी तो अपने कर्मों से नेता बन चुके हैं और अब उससे अगली पायदान जो थी, जो लोगों को लग रहा था कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी में मोदी कोई बड़ा भारी भीमकाय, माइटी हिमालयन मैन जैसे किसी कद का व्यक्ति है और राहुल गांधी लिलीपुट है, वो भ्रम भी अब टूट चुका है।
आज की तारीख में राहुल गांधी आमने सामने की लड़ाई में बराबर के कद के साथ खड़े हुए हैं और कई अवसरों पर उनका कद नरेंद्र मोदी से कई कई गुना बड़ा दिखाई देता है। अभी धनंजय ने कहा कि नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे मिजोरम तो ये सवाल पूछा जाएगा। तो धनंजय भाई, सवाल हम लोग सोशल मीडिया पर पूछ सकते हैं, वरना नरेंद्र मोदी सवालों के लिए इस दुनिया में कहां किसको उपलब्ध हैं। वे सवाल पूछने की सीमा से परे हैं। उनसे सवाल पूछना ईश निंदा के समान अपराध है। इसलिए न वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, न वे भविष्य में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हम और आप सवाल पूछ सके। मैं वापस लौटता हूं राहुल और मोदी पर कि नरेंद्र मोदी के कद के सामने राहुल गांधी अपने व्यक्तिगत प्रयासों से और सांगठनिक प्रयासों से वहां पहुंच चुके हैं जहां वे 150, 200, 300 पत्रकारों की पत्रकार वार्ता संबोधित करते हैं। वैश्विक मंचों पर दुनिया के इतिहास के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में खड़े होकर जनता के और बड़े बड़े स्कॉलर्स के जवाब देते हैं। नरेंद्र मोदी कितने योग्य हैं कि वे किसी एक पत्रकार का, किसी जिला स्तर के, किसी हमारे घुमंतु संवाददाता के प्रश्न का जवाब देने की भी योग्यता नहीं रखते। मैं एक बहुत ही मामूली पत्रकार के नाते सोचता हूं कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को उस दृश्य में कब देखूंगा जब वो किसी पत्रकार के सवाल का जवाब दे रहे होंगे। मैं तो कह रहा हूं आप दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, भिंड में कर लीजिए, बहराइच में कर लीजिए, सवाल लिखे हुए दे दीजिए पत्रकारों को। कम से कम एक सीन तो ऐसा इस देश को देखने को मिल जाए कि नरेंद्र मोदी सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि अब बीजेपी वो जोखिम नहीं उठाएगी, क्योंकि जो ब्रांड नरेंद्र मोदी है वो भी तो लगातार हार रहा है। कर्नाटक हार गए, हिमाचल प्रदेश हार गए, लद्दाख अभी हार गए। ऐसा कौन सा चुनाव था जो मोदी के नाम पर नहीं लड़ा गया? और अगर इस हिंदी हार्टलैंड में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई तो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर में ये बहुत बड़ा कांटा साबित होगी ये हार। उनकी पार्टी के भीतर से आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी। जो लोग, बहुत सारे लोग उनकी पार्टी में इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक बार और एक धक्का जोर से और लग जाए तब हम बोलना शुरू करेंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं और उनमें से जो सबसे कमजोर नाम हो सकता था वो बोलना शुरू कर चुका है, शिवराज सिंह चौहान। वे मंच से सवाल पूछने लगे हैं मोदी को प्रधानमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर से होना चाहिए कि नहीं। ये कितना बड़ा अपराध है जो मोदी जी लाल किले से कह चुके हैं कि अगले साल भी मैं यहीं से संबोधित करूंगा और मुझे तो ईश्वर ने इसके लिए चुना है, देश की सेवा के लिए रहने वाले हैं। फिर ऐसा सवाल पूछना यानी ये उसकी शुरुआत है जो मोदी के खिलाफ सवालों की श्रृंखला शुरू होने वाली है। और राहुल गांधी अपने प्रतिदिन बढ़ते हुए कदम के साथ उनका विकल्प बन चुके हैं। अब ये देश को तय करना है कि उसे झूठ बोलने वाला, जुमले वाला प्रधानमंत्री चाहिए, जो सच के साथ ये स्वीकार करने वाला नेता चाहिए कि हम राजस्थान में जीत सकते हैं, कड़े मुकाबले में है। कोई पार्टी का नेता ऐसे इतनी राजनीतिक ईमानदारी से स्वीकार नहीं करता। तो अब ये देश के हाथ में है। जी राजीव जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपुर जी आपके पास। दीपक जी, बहुत सारी बातें यहाँ हो रही हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें, और ख़ासकर राहुल गांधी, मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम बातें ज़रा आपसे समझूं, चूँकि आप छत्तीसगढ़ में हैं। देखिए, ये हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी की बात है कि आप छत्तीसगढ़ में, इधर डॉक्टर राकेश पाठक मध्य प्रदेश में, और राजस्थान के पास में बैठे हुए हैं, मुंबई में हैं, लेकिन वहाँ से बहुत नज़दीक से देख रहे हैं राजस्थान को डॉक्टर धनंजय कुमार जी। तो तमाम साथी अपनी अपनी बातें यहाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उधर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा है। भारत के हाथ में वो मैच आ चुका है। 128 रन, 182 रन पर 3 विकेट भारत के हैं। तो ये जानकारी भी आप लोगों को दे दूं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैच, और मैच कहाँ हो रहा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। पाकिस्तान है 191 रन पर ऑल आउट, उसके बाद भारत अभी 3 विकेट पे 182 रन। जानकारी दे रहा हूँ आप तक, हो सकता है कुछ लोग इसमें इंटरेस्ट न ले रहे हों, हो सकता है कुछ लोग ले रहे हों। मैं जान रहा हूं कि हमारे आधे दर्शक वही देख रहे हैं इस वक्त, तो इसलिए भी उनको ये जानकारी देना ज़रूरी है, जो यहाँ बैठ कर के ध्यान उधर लगाए होंगे कि क्या कुछ चल रहा है।
लेकिन बहुत सामान्य तरह का मैच है और यहाँ भी कई लोग एक्सपोज होते हैं जो ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन वो दौड़ के मैच देखने जाते हैं। जो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए वो स्टेडियम में पाए जाते हैं। चलिए खैर, उसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन दीपक जी, हम पॉलिटिक्स की चर्चा, राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ आप देख रहे हैं? क्या ये चुनाव, 5 राज्यों का चुनाव, नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी करने की कोशिश, यही चुनाव नहीं, पिछले जितने भी चुनाव होते थे और बीजेपी के लोग कहते थे, देखिए बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल आप लोगों के बीच रख रहा हूं, पहले डॉक्टर राकेश पाठक के पास भी रखा था, कि कहते थे कि जैसे ही राहुल गांधी आ जाएंगे ये मैच एक तरफा हो जाएगा, यानी कि चुनाव में एक तरफा बीजेपी को जीत मिलेगी, क्योंकि मोदी के आगे राहुल तो टिक ही नहीं पाएंगे। लेकिन क्या अब राहुल के आगे मोदी अपने कद को इतना छोटा कर चुके हैं कि वो आना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए चुनाव की जब से घोषणा हुई है उसके बाद से अभी तक मोदी पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, लेकिन चुनावी राज्यों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैसे देखा जाए इसको? अनम्यूट कीजिए जी। जी चल रहा है, अभी आ रही आवाज? जी जी। तो मोदी जी के चेहरे का जो विड्रॉल प्रोसेस है वो उसी दिन से शुरू हो गया था जब कर्नाटक चुनाव के बाद पता चल गया था कि चुनाव हार रहे हैं, और इसलिए उन्होंने खुद को विड्रॉ कर दिया था। और नतीजे आने के पहले पहले उस समय आप देखिए कि वापस जो है वहीं के जो स्थानीय नेता हैं उनको सामने ले आया गया था, ये मानकर कि जब नतीजे निकलेंगे तो कोई भी लांछन या कोई भी इसकी जो जिम्मेदारी है वो मोदी जी के ऊपर न डाली जाए। तो मोदी जी तो लंबे समय से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। उनका देखिए हिमालय की ओर जाना क्या कहलाता है, गंगा के किनारे ऐसे वक्त में जब आपके राज्य में चुनाव हो रहा है, पूरे देश में इतना महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है 5-5 राज्यों में, जहां आपकी पार्टी की हालत बहुत खराब है, आपका अपना जो ब्रांड है, चेहरा जो है वो बिल्कुल दांव पर लगा हुआ है, ऐसे वक्त में आप जा रहे हैं हिमालय की ओर और वहां जाकर आप आध्यात्म में डूबने की कोशिश कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, जो भी है वो यही बतलाता है कि अब आपके पास जो है सहारा बहुत कम बच गया है। इशू बेस्ड जो है मुद्दों पर आपकी राजनीति जो है वो एक तरह से हट गई है। और इसके विपरीत राहुल का जो चेहरा है वो उभर रहा है, वो छोड़ दीजिए, उसके अलावा वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, और वो अकेले नहीं उठा रहे हैं, समग्र रूप से उठा रहे हैं। वहां पर इसमें जो तेलंगाना में जो बेरोजगारी वाला जो मामला है, इसमें केवल राहुल गांधी ने बयान नहीं दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि उनकी मौत से जो है मुझे दुख भी हुआ है और बहुत तो तकलीफ में है इस चीज को जानकर। देखिए बेरोजगारी का जो मुद्दा है, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पिछले साल जो नित्यानंद राय जो है गृह राज्य मंत्री हैं, उनका एक बयान लोकसभा में था, उन्होंने बताया था कि लगभग 3 सालों में 16,000 लोगों ने आत्महत्या की है देश में, और उसका प्रमुख कारण जो है वो बेरोजगारी रही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, उनका नाम है शानदार अहमद, उनका एक रिसर्च सामने आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि आत्महत्याओं, बेरोजगारी के कारण आत्महत्याओं की जो संख्या में है लगभग 60% का इजाफा पिछले 3 वर्षों में हुआ है। तो उनका ये भी कहना है कि अगर इस पे तुरंत रोक नहीं लगाई जाए तो निश्चित रूप से जो युवाओं के बीच बहुत ही गहन एक अवसाद की स्थिति जो है वो निर्मित हो रही है, और वो बहुत ही समाज के लिए बहुत खतरनाक है। अभी देखिए पिछले 3 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो दावा कर रही है कि लगभग 2.5-3 लाख लोगों की भर्ती की गई है, लेकिन उस वादे के विपरीत ये इतनी छोटी संख्या है। कायदे से तो जो मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, उसके मुकाबले जो है उस समय तक तो कम से कम 10 करोड़ लोगों के पास रोजगार होना चाहिए था, लेकिन इसके मुकाबले कितने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं? बहुत कम। तो इस तरीके से जितने भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस को लगातार मजबूत कर रहे हैं। अभी आप पिछले कुछ समय से देखिए कि कांग्रेस ने या उनके नेताओं ने उस पिच पर जाना बिल्कुल छोड़ दिया है, उस पिच पर बिल्कुल जाना छोड़ दिया है जहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी उसको ले जाना चाहती है। ये जो धर्म का चोगा ओढ़कर जो मोदी जी घूम रहे हैं, लगता है कि वो फिर वही दांव खेलना चाहते हैं कि लोग मुझे बहुत ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति माने और फिर से मेरी वाहवाही हो। लेकिन होना जाना अब कुछ नहीं है, अब केवल नीचे के कुछ लोग हैं जो इस तरीके से थोड़ी बहुत धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, लेकिन वो बहुत असर नहीं कर रहा है। जिस भारत पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, मैच की बात कर रहे हैं, वहां पर पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपने आप को
फिलिस्तीनी लोगों के साथ बताया है, तो इसके बारे में सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो फिलिस्तीन का झंडा लेके गए हुए हैं मैदान में, शायद अब मैंने देखा नहीं हुआ, ऐसा कहा जा रहा है कि शायद कुछ खिलाड़ियों ने जो है फिलिस्तीनी जो है झंडा या कुछ लगा के रखा हुआ था। तो इन लोगों का जो ट्रोलबाज जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय दर्शकों को भी चाहिए कि वो इजराइल का जो झंडा है वो लेके जाएं और वहां पर जो मैदान है वहां पर इजराइल के झंडे फहराएं। देखिए कितनी वाहियात बात जो है, कहां कहां पर ये ले जाना चाहते हैं इस तमाम चीजों को। लेकिन अब लगता है बहुत कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि भारत जो है बड़ी ठोस और जमीनी चीजों के साथ इन चुनावों में जा रहा है। जहां तक इन 5 राज्यों की बात है, इन 5 राज्यों में आप देखिए ये जो यथार्थ जो मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं और जिनका लोगों के जीवन से सीधा सीधा सरोकार है, वही इस समय रूल कर रहे हैं। बाकी धार्मिक बातों को कोई बहुत ज्यादा इस समय अहमियत नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो तेवर है, उसने जो विमर्श पकड़ा है, वो जो है इसको आगे बढ़ा रहा है और मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का नीचे जाने का, उनकी हताशा का कारण यही है कि कांग्रेस के जो तेवर है वो लगातार तीखे और आक्रामक होते जा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा होना जाना नहीं है। आप याद कीजिए जिस समय ये सब पिछला 1 साल से बात ये चल रही थी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो कांग्रेस जीतेगी, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से ये बात कही जाने लगी है कि हो सकता है कि तेलंगाना भी जीत जाए। और अब तो ये भी बात कही जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट में जो मिजोरम का चुनाव जो है वहां भी कांग्रेस जो है वो जीत सकती है। उसके अपने कारण है, अलग विश्लेषण उसका किसी दिन किया जा सकता है, लेकिन ये 5-0 की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी को बेहद परेशान कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, 5-0 बेहद परेशान कर सकता है ये रिजल्ट, अगर बीजेपी को किसी भी राज्य में जीत ना हासिल हो तो, क्योंकि इसके बाद बीजेपी को सीधे 2024 के चुनाव में कूदना है, ना सिर्फ बीजेपी को बल्कि दूसरे तमाम दलों को भी। लेकिन इस बीच भारत और पाकिस्तान का मैच खत्म हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। 192 रन भारत ने बना लिया और 191 रन पर पाकिस्तान की पारी जो है सिमट गई थी। आप सब जानते हैं 30 ओवर और 3 गेंद फेंकने के बाद भारत ने ये जीत हासिल कर ली है। तो चलिए, वो चैप्टर आज का क्लोज हो गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम से अब विदाई हो रही है खिलाड़ियों की, और अगला मैच जहां होगा उसकी जानकारी भी हम बीच बीच में देते रहेंगे। जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये बात कर रहा हूं, लेकिन क्रिकेट के पिच से अलग एक दूसरी पिच बनाने की तैयारी यहाँ चल रही है और तमाम दल जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी पिच बना रहे हैं और उस पिच पर जब बुलाते हैं मोदी जी को खेलने के लिए तो वो क्लीन बोल्ड हो जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। जरा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आऊँ, फटाफट अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा गति देते हैं जल्दी से। क्या कारण है कि मोदी जी पीछे दिखाई दे रहे हैं? मोदी जी चुनाव में वो दीदी और दीदी से लेकर के और कितने बजरंगबली की जय तक के नारे लगाते हुए नजर आए, लेकिन इन 5 राज्यों में उनकी बात जब हो रही है तो इजराइल की बात सामने आ जाती है, फिलिस्तीन इजराइल की बात होने लग रही है, लेकिन बात चुनावों की मोदी जी के साथ साथ पैरेलल चलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। क्या कारण हो सकता है? देखिए राजीव जी, इसके जो बड़े कारण मुझको दिखाई पड़ते हैं उसमें एक तो ये कि मोदी जी ने चुनाव की घोषणा होने से पहले बहुत दौड़ भाग करी, राजस्थान की भी और मध्य प्रदेश की भी, छत्तीसगढ़ की भी। लेकिन जब वहाँ से सूचनाएं आना शुरू हुई तो ये सूचनाएं आना शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जो है वो बड़ा वाला अंडा मिलने वाला है। ये सूचनाएं भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के द्वारा उनको समझ में आने लग गई। तो मोदी जी फिर जो थे वो गुफाओं में कंदराओं की तरफ थोड़ा चले गए। लेकिन तब तक जो था ये हमास और इसका काम हो गया इजराइल वाला, तो मोदी जी ने उसमें अवसर तलाशने की कोशिश की। क्योंकि मोदी जी के पास जो एक अस्त्र है भारत में, वो हिंदू मुसलमान का आखिरी अस्त्र है। तो मोदी जी ने इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को भारत में आजमाने की एक कोशिश करने का विफल प्रयास किया, आप इसको कह सकते हैं। और वो इस तरीके से किया कि अभी P20 के देशों की जो एक बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री जो थे वो बताया कि साहब भारत जो है आतंकवाद का बहुत पुराना शिकार रहा है और यहाँ जो था संसद पे हमला हुआ था, सांसदों को मारने की थी, मतलब ये सारी बातें उन्होंने बताने की कोशिश की। उससे पहले उन्होंने इजराइल के पक्ष में ट्वीट भी कर दिया। तो प्रधानमंत्री चाहते ये थे कि इन विधानसभा राज्यों के जो चुनाव हैं इनके ऊपर इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष जो है वो हावी हो जाए और प्रधानमंत्री खुद को इजराइल की तरफ दिखा करके जो है वो यहाँ जो है इस चुनाव का उस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर सकें। लेकिन वो काम हुआ नहीं, चूंकि जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा तो जिस तरीके से विदेश मंत्रालय ने अपनी
वक्तव्य जारी कर दिया, उससे प्रधानमंत्री के मंसूबों पे एक तरीके से पानी फिर गया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत बयान समझा गया जो उन्होंने ट्वीट किया, वो भारत सरकार का वक्तव्य नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी कह सकता है कि भाई अपनी एक निजी हैसियत में कोई मंत्री जो कुछ भी कह सकता है, तो प्रधानमंत्री कुछ भी कह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जो कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी मन की बातें करते हैं, वो भारत सरकार का वक्तव्य नहीं है। ये इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में इसको समझा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री जो भी कुछ बोले वो उनके मन की बात थी, वो भारत सरकार का वक्तव्य नहीं था। तो यहाँ प्रधानमंत्री एक तरीके से फेल हुए। अब जो मध्य प्रदेश में जो राजीव जी बात हो रही है मजेदार, वो ये हो रही है कि वहाँ प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो शिवराज सिंह का नाम भी नहीं लेते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं है, उनकी योजनाओं का भी नाम नहीं लेते हैं। और शिवराज सिंह जो है वो नदी किनारे जाकर के, गंगा किनारे बैठ कर के जो है वो प्रधानमंत्री का संन्यासनामा लिखना शुरू कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री को कुछ अपलाहट सी होने लगती है। अब शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ से जो चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, मुझे लगता है कांग्रेस उसको वहाँ हवा दे रही है। मतलब कांग्रेस एक तरीके से मजे ले रही है शिवराज सिंह चौहान से, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने और कमलनाथ ने उनके ट्वीट के जवाब दिए। और शिवराज सिंह को तो मतलब उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि यहाँ जो है वो चेहरा शिवराज सिंह है, जबकि भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह को चेहरा कह ही नहीं रही है। तो अगर कांग्रेस शिवराज सिंह के चेहरे को आगे बढ़ाती है तो ये सीधी सीधी कहा जाए तो मोदी जी की और शिवराज सिंह के बीच में जो है ये वैमनस्य बढ़ाने की कांग्रेस की एक नीति है, उसमें लगता है मुझे वो कामयाब भी हो रही है कांग्रेस एक तरीके से। तो ये भी प्रधानमंत्री वहाँ पीछे हटने का एक जो है वो कारण समझ में आ रहा है। दूसरा जो तेलंगाना है राजीव जी, मुझे लगता है कि जो इन 3 राज्यों से अगर हिंदी पट्टी से छोड़ दिया जाए, जो महत्वपूर्ण जो बात है वो तेलंगाना की है। तेलंगाना जिस तरीके से पिछले 1.5-2 महीने के बाद में जो है जिस तरीके से उसने टर्न आउट किया है और बड़ी तेजी के साथ जिस तरीके से कांग्रेस तक मुड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दर्द करने वाला हो गया है। अब मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था तो रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को अब कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ाने के लिए। तो अब या तो बीआरएस से उधार लिए जा रहे हैं या फिर कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो खड़े करके भारतीय जनता पार्टी उनको पीछे से मदद करेगी, ताकि जो बीआरएस से नाराज होकर वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा है उसको किसी तरीके से कांग्रेस की तरफ जाने से रोक सके। लेकिन ये चीज़ें जब आने लगी मीडिया में तो जाहिर सी बात है कि ये भी खुल गई है आपकी पोल जा करके। तो तेलंगाना भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस की तरफ मुड़ रहा है। दूसरा जो AIM का जो गढ़ समझा जाता है ओल्ड हैदराबाद, वहाँ की 7 सीटें जीतती रही है MIM। वहाँ जो नामपल्ली सीट है वहाँ कांग्रेस ने TDP के पुराने नेता हैं अली मुस्ताकी, उनके पिता 2 बार वहाँ से MLA रहे MIM और TDP से, उनको शामिल कराया है। वो वहाँ MIM के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। तो कल जो रेवंत रेड्डी का जो बयान आया कि वो 9 दिसंबर को मतलब शपथ ग्रहण होगा, कौन सा BL स्टेडियम बताया उन्होंने, वहाँ आ जाइए, मतलब घोषणा कर दी है रेवंत रेड्डी ने कि 9 दिसंबर को तेलंगाना में कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने जा रही है, मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह है और पत्रकारों को दावत दे दी कि आप आइए। तो ये एक तरीके से BRS और BJP और MIM तीनों को जो एक तरीके से खुली चुनौती दे दी है। और आज भी जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ट्वीट किया तो उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ के युवाओं को ये जो अपवित्र गठजोड़ है AIMIM, BJP और BRS का, इससे मुक्ति दिलाने के लिए, विकास के रास्ते ले जाने के लिए कांग्रेस को लाना जरूरी है। यानी कि अब ये बात वहाँ साफ हो गई है कि ये तीनों जो है BRS, AIMIM और BJP, ये अंदर खाने एक है और इसके बाद भी ये एक हो जाएंगे। तो ये भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 5-0 पे सिमट सकती है। मिजोरम की तो बात इसलिए कर रहा हूँ कि मिजोरम में तो है ही नहीं, वहाँ तो 0 है ही भारतीय जनता पार्टी के लिए। इन 4 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए 0 हो सकता है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 5-0 पे सिमट सकती है। और जिस तरीके से कांग्रेस तेवर दिखा रही है, खासतौर से राहुल गांधी तेवर दिखा रहे हैं और प्रियंका ने भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जाकर तेवर दिखाए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री अभी जो है इन तेवरों से कोई मुक्ति पाने का रास्ता नहीं खोज पाए हैं। जब रास्ता खोलेंगे तब देखा जाएगा क्या किस तरीके से चुनाव आगे बढ़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, ये 3 राज्य हिंदी पट्टी के, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और एक राज्य तेलंगाना अगर कांग्रेस जीतती है तो इसके क्या मायने निकालते हैं? क्योंकि तीनों राज्यों में पिछली दफा कांग्रेस जीत के आई थी, 2 राज्य कांग्रेस रिटेन कर रही है अभी भी और एक राज्य बीजेपी उनसे कांग्रेस से छीन लेती है तीनों राज्यों में। लेकिन तेलंगाना, जिसमें अभी महीने भर पहले तक कांग्रेस वहाँ
आ सकती है ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी। और आज की तारीख में अब कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीआरएस के नेताओं में भी, बीजेपी के नेताओं में भी ये बातें दिखाई दे रही हैं कि वो अब कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं तेलंगाना में। क्या मायने रखता है अगर कांग्रेस वहां जीत जाती है तो? देखिए, यही राजीव जी हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे थे। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो कांग्रेस की ट्रेंड लाइन है, ये अपवर्ड मूवमेंट में है और बीजेपी की ट्रेंड लाइन जो है ये डाउनवर्ड मूवमेंट में है। आप 2 महीने पहले का देखें, 1 महीने पहले का देखें और आज का देखें और 1 महीने बाद और 2 महीने के बाद का देखेंगे, ये क्रॉसओवर हो चुका है। जो कांग्रेस का अप ट्रेंड है और बीजेपी का डाउन ट्रेंड है, इसका क्रॉसओवर 1 महीने पहले हो चुका था। और हम लोग इसीलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से ये कह रहे थे कि जब तक चुनाव होगा, अभी तो ये स्थिति है तेलंगाना में कांग्रेस की सीटें बीआरएस से कम 15 ज्यादा होंगी। और जो मैं देख रहा हूं, जो अप ट्रेंड है, अगर कांग्रेस कोई गलती न कर दे, जिसकी संभावना इस समय बहुत कम है, तो जब तक चुनाव होंगे मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, ये ट्रेंड जो है बहुत ऊपर जा चुका होगा। क्योंकि देखिए, जो वास्तविकता है वो ये है, जो पहले भी हम लोगों ने बात की, जो भी थर्ड फोर्स अगर इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, या तो वो बीजेपी के साथ है, जैसे ओवैसी साहब बीजेपी के साथ हैं। आपको एक और खबर मिली होगी, जीतन राम मांझी जी का नीतीश कुमार के साथ 1.5 घंटे की बैठक हुई है और जीतन राम मांझी जी को भी जिनका जातीय जनगणना के हिसाब से पता चला कि जिस जाति को वो बिलोंग करते हैं उसकी जनसंख्या करीब 4.5% है, बने बहुत बड़ी संख्या मुसहर जाति की है, जिससे जीतन राम मांझी आते हैं। और जीतन राम मांझी भी इंडिया अलायंस को और नीतीश कुमार को और लालू यादव को ज्वाइन करने वाले हैं। तो देखिए, ये है असल में ट्रेंड लाइन का खेल। जब चीज अप ट्रेंड में होती है, जैसे मोदी जी का अप ट्रेंड था तो कांग्रेस से छोड़ के लोग बीजेपी में जा रहे थे। अब बीजेपी में जो बीजेपी ने सबसे बड़ी समस्या अपने लिए क्रिएट कर दी है, जो कांग्रेसियों को ज्वाइन कराया है, जिसको झेल रहे हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर। अब वो कांग्रेसियों को टिकट दें तो मुश्किल, कांग्रेसियों को टिकट न दें तो मुश्किल, क्योंकि जो बीजेपी के जमे जमाए नेता हैं और कांग्रेस से जो आयातित नेता हैं, उनके बीच का संघर्ष है, जो समस्या कांग्रेस के साथ नहीं है। तो मैं ये मानता हूं, जो राकेश जी भी कह रहे थे, राहुल गांधी और मोदी जी के व्यक्तित्व का भी अगर आज संघर्ष हो, 1 to 1 संघर्ष भी हो, तो उसमें राहुल गांधी 20 पड़ेंगे। मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, उनके जो जुमलेबाजी है, वो डाउन ट्रेंड में है और राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है वो अप ट्रेंड में है। तो 1 to 1 फाइट में भी आज की तारीख में राहुल गांधी, ऐसे एक लास्ट बात मैं कहता हूं, जो धनंजय जी कह रहे थे कि राहुल गांधी की बड़ाई, देखिए आज की तारीख में हिंदुस्तान के सुरक्षित भविष्य के लिए, भारत की एकता अखंडता के लिए, 142 करोड़ जो हमारी परंपराएं हैं उनको कायम रखने के लिए, सभी धर्म और जातियों में संभाव पैदा करने के लिए राहुल गांधी देश की आवश्यकता है। इसलिए एक शिक्षक के रूप में महसूस करता हूं कि देश को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी इज ए नेसेसिटी फॉर दिस नेशन। नहीं तो ये देश में बहुत लेट हो जाएगा और मेरे जैसे बुजुर्गों को ये सहन नहीं होगा। राहुल गांधी इस देश की आवश्यकता बन चुके हैं। राहुल गांधी आवश्यकता बन चुके हैं, आप कह रहे हैं, और बहुत सही विश्लेषण, चाहे वो तेलंगाना की बात हम तो कर ही रहे हैं, उस पर भी जरा प्रशांत टंडन जी, आपसे समझो, बहुत दिन हो गए एक सवाल आपसे नहीं किया था, आज ध्यान आया इसलिए कर रहा हूं फिर से, कि मौसम कितना बदल चुका है प्रशांत जी? मौसम वाकई बदलने वाला है दिल्ली में 1-2 दिन में। और उस मौसम में अडानी जी भी एक रोल प्ले कर रहे हैं लगातार। और अभी आप देखिए कि कितना अभाव है मुद्दों का, कि इजराइल में जो हुआ या हमास ने किया हमला, उसको चुनावी मुद्दा बना के बीजेपी आ गई। इतना अभाव है, इतना डेस्परेशन, इतना उतावलापन है। और उसमें भी मोदी साहब का, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, कि एक ऐसा ट्वीट उन्होंने कर दिया जो भारत के विदेश मंत्रालय ने उससे एक अलग राय करके अपना ट्वीट कर दिया। लेकिन वो ट्वीट को समझना पड़ेगा, हमें समझना ये पड़ेगा कि वो इजराइल के साथ सॉलिडारिटी क्यों आई।
इजराइल के साथ इतना अपनापन क्यों है अचानक? वो उसमें भी अडानी साहब हैं। अभी G20 की बैठक में, जिसकी चर्चा कल भी मैं कर रहा था, उसमें इंडिया और गल्फ कंट्रीज और यूरोप का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। उस इकोनॉमिक कॉरिडोर के दो छोर हैं। एक ईस्ट का छोर है, वहाँ पे अडानी जी का मुंद्रा पोर्ट है, और एक वेस्ट का छोर है जहाँ पे सामान जाएगा, वो हाइफा पोर्ट है। और हाइफा पोर्ट में $1.2 बिलियन देकर अडानी जी के नाम हो चुका है। वो भी मोदी जी के पीछे पीछे वो गए थे और हाइफा पोर्ट की डील हो गई थी। तो आप देखिए कि वो जो इजराइल के साथ दोस्ती या सॉलिडारिटी है, उसके पीछे भी अडानी साहब ही हैं। दूसरी, जहाँ तक मौसम की बात है, देखिए यहाँ पे इंडिया गठबंधन नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस है। चाहे तेलंगाना हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे राजस्थान। और अगर कांग्रेस यहाँ पे अच्छा करती है, जो कि लग रहा है कि करेगी, उसका जो स्पिल ओवर मिलेगा इंडिया गठबंधन को लोकसभा के लिए, एक तो परसेप्शन वॉर में जो है वो आगे निकलेंगे बीजेपी से, और दूसरा कि जो स्पिल ओवर मिलेगा, जो कार्यकर्ताओं में जोश मिलेगा, जो थोड़े बहुत सरकारें आएंगी तो सरकारों का एक लॉजिस्टिक और संसाधन मिलता है, वो भी मिलेगा लोकसभा चुनाव में। सिर्फ 3% का अंतर है, इंडिया गठबंधन 1% का अंतर है इंडिया गठबंधन और बीजेपी में। और जिस एनडीए के साथ बीजेपी गई चुनाव लड़ी थी, वो एनडीए के बड़े पार्टनर्स निकल चुके हैं। शिवसेना, नीतीश कुमार, अकाली दल निकल चुके हैं सब। तो 38% वोट शेयर इंडिया गठबंधन का 2019 में था। अब अगर वो 3% भी नीचे आता है बीजेपी का, और इनका 3% बढ़ता है, इसी में 100 सीटों का खेल हो जाएगा। और इन 100 सीट में मौसम एकदम पूरा बदल चुका होगा। तो इसलिए ये जो विधानसभा का चुनाव है, निश्चित तौर से ये मौसम बदलने वाला चुनाव है। और आप देखिएगा कि जब तक ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और अगले 3-4 दिनों में ही हम लोगों के स्वेटर और सब चीज़ें निकल आएंगी। मौसम तो बदल रहा है जी, मौसम बदल रहा है और आने वाले समय में बहुत तेज़ी से मौसम बदलता हुआ देखेंगे हम। और ऐसे में राहुल गांधी की गारंटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में की यात्रा उनकी, ये सब क्या मायने रखती हैं और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा सा दबे दबे से, छुपे छुपे से नज़र आ रहे हैं। ज़रा एक बार फिर से आना चाहता हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हैं धनंजय कुमार जी, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, ज़रा आपसे भी समझूं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तीनों जगह, और देखिए आप जहां पे हैं वहां से ये 3 ही नहीं बल्कि चौथा राज्य तेलंगाना भी पास है। उस हिसाब से भी समझूं कि क्या कुछ आप वहां रह कर के देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रह कर के देख पा रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ पैक हो चुका है? कांग्रेस की अभी लिस्ट नहीं आई है किसी भी राज्य में, लेकिन उससे पहले, और कल 15 तारीख है, कल लिस्ट आने वाली है, पहले लिस्ट कांग्रेस की। और ये माना जा रहा है कि इस लिस्ट में भी राहुल गांधी चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा हो, इस पर भी चर्चा हो रही है। क्या कुछ आप देख रहे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, यहाँ से चुनाव और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीछे हटना, 2 कदम पीछे दिखाई दे रहे हैं? जी, महिलाओं के साथ साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो कहा जा रहा है कि युवाओं को भी काफी बड़े पैमाने पर टिकट दी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो छत्तीसगढ़ में इस स्थिति में है कि वो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकती है। उसके 71 विधायक हैं, 71 में मान लीजिए कि उसके कुछ कम होते हैं तो कितने कम होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सामने यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि सामने इतना बड़ा स्कोर बना दिया है सामने वाली टीम ने कि पहले तो उस स्कोर तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। वही स्थिति जो क्रिकेट की भाषा में मैं कहूँ तो सामने जब बड़ा स्कोर होता है तो दूसरा जो बैटिंग करने आता है वो निश्चित रूप से एक दबाव में रहता है।
अभी आप देखिए 2-3 और चीजें हुई हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़े नेता थे, आप जानते हैं, भीमा मंडावी, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, जिनका नक्सलियों ने उनके बम से उड़ाकर उनके 2019 में उनको ये कर दिया गया था। उनकी पत्नी ने 2019 में उपचुनाव लड़ा और वो हार गई थी, महेंद्र कर्मा की पत्नी से हार गई थी दंतेवाड़ा से। इस समय उन्हें टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। तो उनकी जो बेटी है दीपा मंडावी, उसने एक बाकायदे एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे पिताजी ने जो शहादत दी उसका क्या यही फल है कि आज उनको टिकट भी नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, रविशंकर प्रसाद जी यहाँ पर जब पहुंचे तो उनके सामने भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नाराज कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ पर जो धरसींवा वगैरह जैसी सीटें हैं वहां पर गलत लोगों को टिकट दिए गए हैं। तो इस तरीके से जो खुलकर जो कई चीजें सामने आ रही, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि बगावत के जो सुर है कई जगह पर नजर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से, लेकिन ठीक है, छत्तीसगढ़ वैसे भी कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत है, सबसे सेफ है। यहाँ पर कम से कम ऐसा कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना अभी तक नजर नहीं आ रही है। तो छत्तीसगढ़ का जो मैसेज है वो तो जा ही जा रहा है, मध्य प्रदेश का मैसेज यहाँ रहा है, फिर तेलंगाना का भी मैसेज यहाँ पर पहुंचेगा और यहाँ का मैसेज तेलंगाना भी जाएगा। तेलंगाना में स्थिति मजबूत हुई है और मुझे तो लगता है, जो मैं पिछले राउंड में बात कर रहा था, मिजोरम में 2-3 फैक्टर्स हो सकते हैं। अभी वहां पर जो मणिपुर में हुआ है, मणिपुर का असर मिजोरम पर बहुत ज्यादा था उन घटनाओं का। और दूसरा, अगर नॉर्मली होता यह है कि उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वो उसी पार्टी को वोट देते हैं विधानसभा में या उपचुनाव में जिसकी सामान्य रूप से केंद्र में सरकार हो। मिजोरम की जनता ये सोच सकती है कि अगर कांग्रेस की सरकार 2024 में या इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो उन्हें फायदा किसके साथ जाने में है, ये मिजोरम इस तरीका का एक निर्णय जो है वो ले सकती है। तो ऐसे 2-3 जो फैक्टर्स हैं वो भी वहां पर एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और मिजोरम में भी अगर ऐसा कोई निर्णय आता है तो हमको कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसलिए लोग अब कह रहे हैं ये चुनाव जो है 5-0 हो सकता है, 5-0 से मुकाबला जो है वो छूट सकता है। और अगर ऐसा होता है तो जैसा हम लोग बाकी लोग भी अनुमान लगा रहे हैं कि उसके बाद जो मोदी जी का जो ब्रांड है, उनका जो चेहरा है, वो बहुत जबरदस्त उसमें अवमूल्यन होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, कार्यकर्ता और वो सारे नेता जिन्हें टिकट नहीं मिलेगी इन 5 राज्यों में, वो एक ट्रेंड सेट कर सकते हैं और ट्रेंड जो है वो पूरे भारत में जा सकता है। राजीव जी। जी बिल्कुल, एक ट्रेंड जो है और वो दूसरी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगर यहाँ से लूज करती है बीजेपी। आप कैसा देखते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी? बीजेपी लूज करती हुई दिखाई पड़ रही है और मुझे लगता है कि मुझे ही नहीं लग रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है, प्रधानमंत्री को भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लूज कर रही है। तो इसीलिए वो शायद अभी प्रधानमंत्री जो है वो थोड़ा ढीले पड़े हैं एक तरीके से कहा जाए, और जो तेजी चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री के दिखनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं पड़ रही है। अब ये उनकी कोई रणनीति है या वो समझ चुके हैं कि मामला खराब है और फिर आप सुनाइए, नड्डा जी ने कह दिया कि सारे चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लड़े जाएंगे, ये विधानसभा चुनाव। तो अब प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लड़े जाएंगे तो अब किसी ने पूछ लिया कि तो फिर हार का जिम्मा जो है वो भी क्या प्रधानमंत्री के ऊपर डाला जाएगा या उसकी जिम्मेदारी नड्डा जी लेंगे या कोई और लेगा। तो अब ये बड़ा संकट जो है प्रधानमंत्री के सामने हो गया है कि वो चाहते तो ये है कि उनके नाम पे ही सारे विधानसभा चुनाव लड़े जाएं, लेकिन फिर जब ये भी है कि जब हार जाएंगे तब फिर किसके नाम पे जो है वो ठीकरा फोड़ा जाएगा। फिर जेपी नड्डा आएंगे सामने, वहाँ वसुंधरा जी को आप किनारे लगा चुके हैं, यहाँ आप शिवराज सिंह को किनारे लगा रहे हैं, वहाँ रमन सिंह को किनारे लगा रहे हैं, तो इनके सिर पर तो आप ठीकरा फोड़ नहीं पाएंगे। तो ठीकरा फूटेगा आखिर किसके साथ? तो मुझे लगता है कि इस दुविधा से निकलने का रास्ता भी प्रधानमंत्री जो है अभी वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वह पहला उनका लक्ष्य मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हारे जीते उससे कोई लेना देना नहीं है। पहला लक्ष्य उनका जो है वो शिवराज सिंह, वसुंधरा जी सिंधिया और रमन सिंह को जो है वो घर बैठाने का है, जिसमें वो एक तरीके से कामयाबी हासिल कर चुके हैं कुल मिलाकर के। और आगे भी जो है वो जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी निपटेगी, लेकिन ये 3 भी जो प्रधानमंत्री के असली शत्रु साबित हो सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, इनको प्रधानमंत्री जो है वो 2023 में ही जो है वो ठिकाने जरूर लगाने के इतना पहरा जी। 2024 से पहले ये 5 राज्यों का चुनाव, और इसमें अगर बीजेपी 5-0 से या 4-0 से भी 4-1 से भी अगर जीतती है या हार जाती है तो यहाँ परिस्थितियाँ कैसी बनेंगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को अब बचाने की जुगत में लग गए हैं? एक बड़ा सवाल है। आने वाले समय में इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे हम
कि क्या खुद को बचाने की कोशिश हो रही है? जी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। देखिए, मिजोरम अगर कांग्रेस नहीं जीतती तो भी भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं जीतने वाली है, क्योंकि वहां पर पहले से जो है एमएनएफ का जो है बहुत मतलब बहुत अच्छा उनका बहुमत है वहां पर। वहां भारतीय जनता पार्टी को तो वहां पर और कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वहां भी उम्मीद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को एक ही जगह उम्मीद बची हुई है और वो है राजस्थान। उनको लग रहा है कि वो राजस्थान किसी भी ढंग से जीत सकती है। और एक सबसे बड़ी बात कि 41 सीटों की घोषणा, उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक बीजेपी ने की है। 159 सीटों के पर उम्मीदवारों की घोषणा अभी बीजेपी को करना बाकी है और कांग्रेस को भी अभी, और बीजेपी को बस एक ही जगह कुछ थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, तो वो राजस्थान है। लेकिन क्या राजस्थान इतनी आसानी से अशोक गहलोत और अब सचिन पायलट और इधर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, ये लोग छोड़ देंगे? एक बड़ा सवाल है और चुनौती बहुत मजबूती के साथ यहाँ पेश कर रही है कांग्रेस पार्टी। और वहाँ से, यानी कि राजस्थान से जो खबरें आ रही हैं उसमें बहुत ही मुश्किल चुनौतियों का सामना बीजेपी कर रही है। और ऐसे में जबकि वो एक तरफ छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को निपटाने की कोशिश बीजेपी कर रही है और इधर वसुंधरा राजे सिंधिया को लगभग बीजेपी निपटा चुकी है, तो क्या ये जो एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है आमेर के किले से आती हुई एक छोटी सी लौ, वो क्या 4-1 की तरफ बीजेपी को बढ़ा पाएगी? बड़ा सवाल है। हमारी टीम भी बहुत जल्दी पहुंचने वाली है इन सब तमाम राज्यों में और उन सब से हम आपको रूबरू करवाएंगे ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे 3 और साथी। डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए थे, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े थे और साथ में धनंजय कुमार जी जुड़े हुए थे। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।